नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बारे में। एक ऐसी गंभीर स्थिति जहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक परिवार है, अपने ही घर में सो रहा है और कोई बाहर से दरवाजे पर ताला लगा देता है और फिर पूरे घर को आग के हवाले कर देता है। सुनने में किसी फिल्म का सीन लगता है ना, पर यह कोई कहानी नहीं है। ये फिरोजपुर में साहा परिवार के साथ हुई एक भयानक, एकदम सच्ची घटना है। गनीमत रही कि वो किसी तरह बच निकले, लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। असल में ये घटना तो बस एक शुरुआत है, एक बहुत बड़े और खतरनाक पैटर्न का हिस्सा। जी हाँ, ये कोई एक अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ महीनों में हिंसा की एक ऐसी लहर देखी गई है जो सीधे सीधे बांग्लादेश के हिंदू समुदाय को अपना निशाना बना रही है। देखिए, दीपू दास से लेकर अमृत मंडल तक, फिरोजपुर के साहा परिवार से लेकर चट्टोग्राम के एक और हिंदू परिवार तक, ये हमले भले ही अलग अलग जगहों पर हुए हों, लेकिन इन सब का निशाना एक ही था। और यही बात दिखाती है कि ये हिंसा कितनी फैली हुई है। अब ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये सच में चौंकाने वाला है। पिछले 6 महीनों के अंदर ईशनिंदा के आरोपों को आधार बनाकर हिंसा की 71 यानी 71 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये नंबर अपने आप में इस समस्या की गंभीरता बताने के लिए काफी। और मामला यही नहीं रुकता, ये हिंसा और तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में सिर्फ 2 दिनों के अंदर हिंदू घरों पर आग लगाने की 7 अलग-अलग कोशिशें रिपोर्ट हुई हैं। इससे पता चलता है कि हालात कितने नाजुक हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अचानक से इन हमलों में इतनी तेजी क्यों आ गई? ऐसी क्या वजह है जो इस आग को और हवा दे रही है? इसकी एक वजह राजनीति में छिपी हो सकती है। ऐसा लगता है कि बांग्लादेश का जो बदलता हुआ पॉलिटिकल सीन है, वो इन घटनाओं के पीछे एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अच्छा, इसको समझने के लिए इस चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। बांग्लादेश में करीब करीब 90 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां माइनॉरिटी वोट्स, खास तौर पर हिंदू वोट्स, गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। मतलब वो किसी कैंडिडेट को अकेले दम पर शायद जिता ना पाए, लेकिन हाँ, किसी को हराने की ताकत तो वो जरूर रखते हैं। और ये जो टाइमलाइन है, ये बहुत कुछ कहती है। देखिए, जैसे ही हिंदू वोटों को एक साथ लाने के लिए एक नई पार्टी बनती है और वो अपनी मांगे सामने रखती है, उसके ठीक अगले ही दिन से हिंदू घरों पर हमले शुरू हो जाते हैं। अब ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा कनेक्शन है? इन हमलों के पीछे एक और कहानी भी चल रही है। एक छात्र नेता की मौत और उसके बाद जो एक खतरनाक नैरेटिव बनाया गया, वो उस्मान हादी, ये एक छात्र नेता था जो अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाना जाता था। हाल ही में उसकी हत्या हो गई और अब उसकी मौत को हिंदुओं पर हमला करने के लिए एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कट्टरपंथियों की तरफ से जो कहानी गढ़ी जा रही है, वो कुछ इस तरह है। वो कहते हैं कि हादी की हत्या भारत ने करवाई है और क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू भारत के सपोर्टर हैं, इसलिए बदला लेने के लिए उन्हें निशाना बनाना चाहिए। समझ रहे हैं ये कितना खतरनाक और मनगढ़ंत नैरेटिव है, जिसे सिर्फ और सिर्फ हिंसा को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन राजनीतिक वजहों के अलावा कुछ गहरी वैचारिक वजहें भी सामने आती हैं, जैसे कि आर्थिक कामयाबी से जलना। एक थ्योरी ये भी है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी में, खासकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हिंदू समुदाय का बहुत बड़ा हाथ है। कुछ वैसे ही जैसे भारत में सिंधी समुदाय ने पार्टीशन के बाद आकर जबरदस्त आर्थिक सफलता पाई, और ऐसा कहा जा रहा है कि यही आर्थिक तरक्की और सामाजिक प्रभाव कुछ कट्टरपंथियों की आंखों में चुभता है और यही जलन की वजह बनता है। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस पर बहुत ही तीखा बयान दिया है। उनका कहना है कि ये सब हमलावरों की हिंदू विरोधी जिहादी मानसिकता को साफ साफ दिखाता है। और इस हिंसा का शिकार सिर्फ अल्पसंख्यक ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि वो मीडिया भी हो रहा है, जो इन घटनाओं का सच दुनिया के सामने लाने की हिम्मत कर रहा है। जब द डेली स्टार और प्रथम आलो जैसे बड़े अखबारों ने इन हमलों पर रिपोर्टिंग की, तो उनके दफ्तरों पर हमला कर दिया गया। इतना ही नहीं, गैर मुसलमानों को धमकी भरे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिससे डर का माहौल और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये साफ तौर पर आवाज को दबाने की एक कोशिश है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। बांग्लादेश खुद को एक सेक्युलर देश कहता है, लेकिन जमीन पर जो हकीकत है, क्या वो इन दावों से मेल खाती है? होता ये है कि पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार तो करती है,
लेकिन वो लोग बहुत जल्द जमानत पर छूट जाते हैं। सरकार और पुलिस बड़े बड़े लोगों को बुलाकर आपसी भाईचारे की बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत पर इसका कोई असर नहीं दिखता। ये एक्शन नाकाफी लगता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि अगर कोई देश खुद को सेक्युलर कहता है, अपनी इस पहचान का दावा करता है, लेकिन वहीं उसके माइनॉरिटीज़, उसके अल्पसंख्यक लगातार एक डर के साए में जी रहे हों, तो सवाल ये उठता है कि क्या उस देश में कोई भी सच में खुद को सुरक्षित महसूस कर सकता है?